1857 का विद्रोह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जो एक व्यापक पैमाने पर फैला। सिपाही से लेकर किसान, राजा से लेकर आम जनता तक यह सिर्फ सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि जनता के भीतर की पीड़ा का विस्फोट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 1857 की क्रांति का विस्तार से विश्लेषण किया था, तो आप हमारे चैनल द डेस्टिनी पर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज हम जानेंगे 1857 के उस असफल लेकिन ऐतिहासिक विद्रोह के बाद कैसे भारत ने अपने राष्ट्र होने का एहसास पाया, कैसे ब्रिटिश सरकार ने सत्ता को और मजबूत किया और कैसे भारतीयों ने जागरूक होकर एक नए आंदोलन की नींव रखी। आइए शुरू करते हैं 1857 से 1905 तक की इस प्रेरणादायक यात्रा को, सिर्फ और सिर्फ द डेस्टिनी पर। 1857 का विद्रोह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जो एक व्यापक पैमाने पर फैला। सिपाही से लेकर किसान, राजा से लेकर आम जनता तक यह सिर्फ सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि जनता के भीतर की पीड़ा का विस्फोट था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह समझा कि अब कंपनी के भरोसे भारत को नहीं संभाला जा सकता। इसलिए 1858 में कंपनी को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के नाम पर चलने लगा। ब्रिटिश संसद से सीधे निर्देश आने लगे और भारत की नीतियां अब इंग्लैंड में तय होने लगीं। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसमें भारतीयों को बराबरी, धर्म की स्वतंत्रता और नौकरी में अवसर देने की बात कही गई। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। अंग्रेजों ने सेना में जातिगत और धार्मिक आधार पर भर्ती की नीति बनाई ताकि एकजुटता दोबारा न हो। इसी नीति को हम डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करोगे रूप में जानते हैं। ब्रिटिश शासन में किसानों पर कर का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। सूदखोर, महाजन और जमींदारों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। भारत का कपड़ा उद्योग, लघु कारीगरी, हस्तशिल्प सब कुछ धीरे धीरे खत्म किया गया। इंग्लैंड से मशीन से बने कपड़े सस्ते दामों में भारत लाकर बेचे गए, जिससे देसी व्यापार तबाह हो गया। मैकाले की शिक्षा नीति के तहत एक ऐसा वर्ग तैयार किया गया जो भारतीय शरीर में अंग्रेजी सोच रखता हो। हालांकि इसने पढ़े लिखे लोगों का वर्ग बनाया, लेकिन मकसद सिर्फ प्रशासनिक नौकर बनाना था। यही वर्ग आगे चलकर कांग्रेस, सुधार आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने वाला था। यानी ब्रिटिशों का बोया हुआ बीज उनके ही खिलाफ फसल बन गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा जैसे विषयों पर सवाल उठाए और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने आधुनिक सोच और भारतीय संस्कृति में संतुलन की वकालत की। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध किया और शिक्षा पर जोर दिया। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज सुधारकों में से एक महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के लिए आवाज उठाई, शूद्रों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों की बात की। उनकी सोच थी बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वहीं दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया। 1857 के बाद उन्होंने महसूस किया कि मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी जो एक बड़ा शैक्षिक केंद्र बनी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। नौरोजी ने दिखाया कि भारत से सालाना करोड़ों की दौलत इंग्लैंड भेजी जा रही है, जैसे टैक्स, मजदूरी, ब्याज, रेल भाड़ा और बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। यह सिद्धांत जनता की आंखें खोलने वाला था। राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाने के लिए प्रेस और अखबारों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू जैसे अखबारों ने राष्ट्रीय विचारों को जन जन तक पहुंचाया। यह प्रेस भारतीयों की आवाज बन गई थी। पश्चिमी शिक्षा से भी जागरूकता बढ़ी। विज्ञान, राजनीति और लोकतंत्र जैसे विचार अब भारतीय छात्रों तक पहुंच रहे थे। भारतीय युवा अब केवल नौकरी के लिए नहीं, बदलाव के लिए पढ़ रहे थे। रेलवे, डाक, टेलीग्राम ने भी भारत को एकजुट किया। इन साधनों ने पूरे भारत को जोड़ा। अब बंगाल का युवा पंजाब के मुद्दे पर बात करने लगा। यही भारत की एकता का पहला कदम था। साल आया 1885। इस साल कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस की स्थापना एक पूर्व ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी, जिन्होंने माना कि भारत में बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए भारतीयों को एक वैध मंच मिलना चाहिए। उन्होंने ही भारतीय नेताओं को एकजुट कर कांग्रेस की स्थापना में मदद की। 1885 में मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इसमें देश के कोने कोने से 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। यह भारतीय राजनीति का पहला संगठित राष्ट्रीय मंच बना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की।
वह एक विद्वान वकील थे। उन्होंने शालीनता और तर्क के साथ भारतीयों की समस्याओं को रखा। वे ब्रिटिश सरकार से निवेदन, प्रतिवेदन और प्रार्थना पत्र के जरिए सुधारों की मांग करते थे, जैसे शिक्षा, नौकरी और न्याय की व्यवस्था में सुधार करना। कांग्रेस पार्टी के काल विभाजन को देखें तो 1885 से 1905 तक के कांग्रेस के काल को उदारवादी युग कहते हैं। इस युग में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज मेहता प्रमुख नेता माने जाते थे। इन नेताओं का विश्वास था कि ब्रिटिश संविधान और लोकतांत्रिक मूल्य भारत में भी न्याय दिला सकते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज मेहता जैसे नेताओं ने तर्क और सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ी। इन्हें हम मॉडरेट्स या नरमपंथी भी कहते हैं। ये नेता मानते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की बात सुनेगी अगर उसे सही ढंग से बताया जाए। उन्होंने संसद में ज्ञापन भेजे, सुधार प्रस्ताव पास किए और ब्रिटिश अफसरों से संवाद बनाए रखा। बाकी 1857 से 1905 का काल नींव का काल कहा जाता है। यह काल स्वतंत्रता की बुनियाद है। इस काल ने 1857 की क्रांति की चेतना दी। सुधार आंदोलनों ने समाज को बदला और कांग्रेस ने एक मंच दिया। अब भारतवासी केवल प्रांत, धर्म या जाति के रूप में नहीं सोचते थे, अब एक राष्ट्र की भावना जन्म ले चुकी थी। 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन को हम अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। कैसे अंग्रेजों ने बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटा और कैसे उसने राष्ट्रवाद को और तेज कर दिया। पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ और कैसे कांग्रेस में विचारधारा का विभाजन हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। इस सब को हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, ये था भारत के जागरण का एक अद्भुत सफर 1857 से 1905 तक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए द डेस्टिनी चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।